हेलो दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे जंप नेटवर्क के बारे में। आपको पता है कि जंप नेटवर्क में लगभग 95% तक गिरावट हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने पैसा भी लगा रखा है पहले, जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा सडन गिर जाती है तो वो एक मौका होता है, क्योंकि भाई अगर ये कंपनी अपने लेवल से नीचे दौड़ रही है तो हमारे पास एक मौका होता है। लेकिन इसके पीछे का जो सच्चाई है वो भी हमें जानना चाहिए। रीज़न क्या है, आखिर किस रीज़न से ये स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आगे क्या हो सकता है, कंपनी का वैल्यू आखिर है क्या, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा छोटी सी वीडियो में। तो मैंने इंटरनेट में ढूंढा यहाँ पर, तो इंटरनेट में यहाँ पर जवाब देता है कि जो जंप नेटवर्क लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म्ड बीएससी दैट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होते हैं उन्होंने मीटिंग कर रखा है और डेट भी उन्होंने दिया है। मीटिंग ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड ऑन, तो इन्होंने डेट बताया है 11/5/2021, मतलब इसी मंथ के, मतलब कुछ दिन पहले ही, मतलब हम इतना बोल सकते हैं कुछ दिन पहले ही, इंटर आलिया टू कंसीडर एंड अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर कहाँ पर ये न्यू डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आने वाले हैं इन द कंपनी एंड एनी अदर बिजनेस विद द, जो भी है यहाँ पर परमिशन वगैरह है ऑफ द चेयर। तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये एक तरीके से, तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये जॉइंटली सुपरवाइज करते हैं कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हो, कितना कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी किस कदर काम कर रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाया जा रहा है, मतलब जो ओल्ड वाले थे उनको या तो हटा दिया गया है, ये किसी कारण उनको हटा दिया गया, जिसकी वजह से कंपनी में एक फुल स्टॉप सा लग गया है। याद रखिएगा, इसी की वजह से कंपनी में फुल स्टॉप लग गया। देखो, अगर कोई ड्राइवर है ही नहीं, कोई ड्राइवर है ही नहीं तो आपके पास जो व्हीकल है वो कैसे चलेगा, इसी वजह से यहाँ पर लग चुका है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी इसी महीने में ये बातचीत हुई है, तो मुझे लगता है जितने भी प्रमोटर्स वगैरह हैं इसी वजह से सारा माल बेच दिया उन्होंने और बेच के वो झटके से निकल गए हैं। तो जैसे ही उन्होंने सारा माल बेचा तो शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, भाई ये कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, हम किसी रीज़न छोड़ेंगे, अंदर का जो रीज़न होता है वो नहीं बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस रीज़न से कोई तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा जो न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाना पड़ेगा। भाई कंपनी अगर सही से चल रही होगी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा जिनको हटाना पड़ा। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन थर्ड, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी बहुत ही जल्द कंपनी में अप्रूव हो जाएंगे, ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। और जिस दिन ये न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएंगे मुझे लगता है कि कंपनी में आपको काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिल जाएगी, कम से कम तो 50% तक आपको जो है 42 मतलब 35 से 50% के आसपास तो आपको तेजी देखने को मिल सकती है कंपनी में। और यही एक कारण है कि कंपनी पिछले 2 सालों से, अगर हम बोल सकते हैं, तो कंपनी को सही तरीके से प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा था। देखो, जो नेट प्रॉफिट है, देखो दुनियादारी हम बाद में देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम बाद में देखेंगे, रेवेन्यू हम बाद में देखेंगे, ये सारी चीज़ों को अभी हटा देते हैं। क्यों? हम देखेंगे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, तो देखेंगे तो 0.39 का यहाँ पर जो इनको प्रॉफिट हुआ था लगभग 2016 के आसपास है, जो कि कुछ खास प्रॉफिट नहीं था। 0.12 के आसपास, 0.3 के आसपास, फिर देख सकते हैं तो लगभग 1.63 के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। मतलब अगर हम देखें तो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो लगभग 1 करोड़ भी नहीं हो पा रहा सही तरीके से। लेकिन जिस दिन कंपनी को नुकसान हुआ तो लगभग 113 से ज्यादा हो गया। भाई ये कुछ ज्यादा हो गया। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, नेट प्रॉफिट डायरेक्ट बता रहा हूं, देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 2016 से 2020 तक दिया जा रहा है। मतलब पिछले 5 सालों में ये कंपनी ने कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर दिखाया है। सही है। और भाई अगर आप मान लीजिए अगर मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ आप कमा रहे हो सही तरीके से, तो भाई ये कंपनी कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है। और 5 साल का टाइम दिया गया फिर भी ग्रो नहीं कर पा रही है भाई सही तरीके से। इस वजह से मुझे लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को हटा दिया गया या कोई और प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा धड़ाक से नुकसान देखने को मिला। इस वजह से शेयर में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा। ये देखो, ये ज़्यादा नुकसान हो गया है इस वजह से। और इसी की वजह से इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये लगभग 127 नेगेटिव में जा चुका है। हाँ, देखो भाई कंपनी का ना अपना भी एक ब्रांड होता है। देखो भाई, अगर मान लेते हैं कंपनी, मान लेते हैं कंपनी 5 करोड़ का प्रॉफिट करती थी एवरी क्वार्टर में, हो सकता है कि सडन कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, 200 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कंपनी का शेयर का प्राइस किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। मान लेते हैं इसी टाइम कुछ ऐसा घटना होता है या कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कंपनी का नाम बदनाम होता है, मतलब कंपनी का ब्रांड
वो खराब होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी कितना भी प्रॉफिट कर ले, लेकिन उसका शेयर का प्राइस अब नीचे ही जाने वाला है, अब नीचे ही जाने वाला है। देखो भाई, पब्लिक ऐसी चीज़ होती है, इंसान को आसमान तक लेके जा सकती है, लेकिन उसको ज़मीन तक भी लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सोच लो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस कंपनी में यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है, और शेयर का प्राइस अभी आपको लगभग 5 के आसपास देखने को मिला। और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल, बहुत मजबूती से आपको ये कंपनी को सेल करना है, बेचना है, खरीदना नहीं है। दोनों तरफ से आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा, फंडामेंटल मीडियम टर्म आपको बताया जा रहा है, नियर टर्म आपको दोनों में बताया जा रहा है। लेकिन एक वैल्यू होता है। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, ऑफिस यूज़ के लिए आपने लैपटॉप खरीदा, 2 लाख रुपए का आपने लैपटॉप खरीदा, 2 लाख रुपए का ऑफिस यूज़ के लिए। अब मान लेते हैं कि भाई ये यूज़ नहीं हो पा रहा, ये ऑफिस यूज़ में जो है फिट नहीं बैठता, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, भाई ये जो मेरा 2 लाख रुपए है वो बर्बाद हो गया, मुझे दूसरा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए सही नहीं है। तो आप क्या करोगे? क्या ये लैपटॉप, देखो मैं मानता हूं आपका 2 लाख रुपया बर्बाद हो गया क्योंकि आपको दोबारा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, लेकिन एक बार ध्यान से सोच के देखो, क्या ये लैपटॉप का जो वैल्यू है वो नीचे गिर गया? नहीं नहीं, क्यों? अगर आप लैपटॉप को अगर बेचोगे भी सेकेंड हैंड में, तो मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास तो कोई बंदा आराम से ले लेगा, क्योंकि आपने नया नया लिया। तो ये क्या होता है, एक वैल्यू होता है भाई, उसका फेयर वैल्यू होता है। फेयर वैल्यू मतलब चाहे जो भी हो, उस प्रोडक्ट का एक वैल्यू तो होगा, खुद का इमेज होगा भाई, है कि नहीं है? तो फिर से आपको मानता हूं कि आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा 2 लाख रुपए लगा के, लेकिन हो सकता है कि 1 लाख रुपए इसको बेचने के बाद आ जाए, तो वो वैल्यू यहां पर कंपनी में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का देखो, ये आपको फेयर वैल्यू बताया जा रहा है, जो फेयर वैल्यू से कंपनी नीचे जा चुकी है, कई गुना नीचे जा चुकी है। कितना जा चुकी है? तो कंपनी का शेयर का प्राइस अराउंड लगभग जो है 25 रुपीज के आसपास दौड़ना चाहिए, बस 25 रुपीज या 20 रुपीज के आसपास ही दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताया जा रहा है फेयर वैल्यू, और ये आपको बताया जा रहा है करंट प्राइस। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के पास असेट और लायबिलिटी मिला के उसका शेयर का वैल्यू कितना क्रिएट हो रहा। समझ में आया मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? देखो, अभी मान लेते हैं कि आपका, मान लेते हैं कि आपका 50,000 का सैलरी है और आपने कहीं पर 5 लाख रुपए का लोन ले रखा है, 5 लाख रुपए का आपने लोन लिखा है। अब मान लेते हैं कि 5 साल में आप कितना लोन चुका दोगे और कितना पैसा आपके पास होगा, मतलब आपका असेट और लायबिलिटी को मिलाने के बाद या हटाने के बाद कितना बचता है पैसा, तो वो आपको बताया जा रहा है लगभग 25 रुपीज़ पर शेयर आपको बताया जा रहा है। मतलब एक शेयर का वैल्यू आपको 25 के आसपास होना चाहिए। और शेयर का प्राइस कहाँ देखने को मिला? बहुत ही नीचे डिस्काउंट में आपको देखने को मिला। तो ये कितने डिस्काउंट में देखने को मिला? तो लगभग 80% के डिस्काउंट में यहां पर देखने को मिला। देखोगे तो देख सकते हैं ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट आपको देखने को मिला। लेकिन ये प्रीमियम पे भी था, लगभग 300 के प्रीमियम पे था। लेकिन देखो, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सब कुछ ठीक है, ये आपको 25 के रेंज में भी दिख जाएगा, कभी भी ये सर्किट मारता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ी बहुत सावधानी रखनी सही होगी। हाँ, थोड़ी बहुत सावधानी रखनी सही होगी, क्योंकि देखो भाई, गिरते हुए चीज़ को पकड़ने की कोशिश ना करें, कुछ भी हो सकता है गिरते हुए। आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए चाकू हो या मान लेते हैं बड़ा थोड़ा पत्थर हो, स्टोन हो, कुछ भी हो, अगर आप गिरते हुए चीज़ को रोकोगे, ऊपर से जो नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है कि आपको चोट लग सकता है, आप घायल हो सकते हो। इस वजह से हमें क्या रखना चाहिए, एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। गिरने दो, जहां गिर रहे हैं गिरने के बाद उठाएंगे। क्या मैंने आपको बोला? गिरने के बाद उठाएंगे। कोई भी चीज़ गिरती है तो कितना गिरती है, यहां पर हम मान सकते हैं जितनी तेजी से गिर गया ऐसे गिर गए, लेकिन गिरने के बाद वो ऐसा एक दिन ना एक दिन आपको नजर आएगा ही। याद रखिएगा, ऐसा फ्लैट चार्ट बन जाता है, मतलब वो कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है, याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से अभी इस चीज़ को मैं ये नहीं बोलूँगा खरीदो मत, बेचो मत, मैं आपको बोलूँगा अवॉइड करो। प्लीज़ अवॉइड करोगे तो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आपको रहेगा आने वाले दिनों में, जब कंपनी सुधरना स्टार्ट कर देगी। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक खराब कंपनी को अच्छे प्राइस पे खरीदना बिजनेस नहीं बोलते हैं। एक अच्छे कंपनी को खराब प्राइस पे खरीदना वो बुद्धिमानी होती है। क्यों? अरे भाई, कंपनी तो अच्छा है ना, 2 पैसा ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पैसा निकल जाएगी, समझ रहे हो ना, पैसा निकल जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपने बाइक खरीदा जो एकदम से खटा रहा है, आपने सोचा यार 10,000 में दे दे रहा, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन की बात नहीं, 10,000 ही तो लगे, आपने बाइक ले लिया, सही है। और हो सकता है कि आप रिपेयर करते करते, मेंटेनेंस करते करते, उसका पार्ट चेंज करवाते करवाते आपने प्लस और 30,000 रुपीज़ खर्च कर दिया। कितना हो गया प्लस करने से? तो 40,000 रुपीज़ आपने खर्च कर दिया। सोचो, 40,000 रुपीज़ आपने खर्च कर दिया, और आपने बाइक कितने दिन चलाया होगा? 6 महीने, साल भर। ये बिजनेस आपको समझ में आया? तो खराब और घटिया चीज़ों को अच्छे प्राइस पर खरीदने की कोशिश ना करें। हालांकि अच्छे चीज़ों को, मान लेते हैं एक बाइक है, एक बंदा बोल रहा है भाई देखो मैंने इतने दिन चलाया, ये बाइक मैं तुमको दूंगा 40,000 में,
मान लेते हो 40,000 में, उसने बोला भाई मैं 70,000 में मैंने लिया है और मैं तुमको 40,000 में दूंगा। आप देख रहे हो कि भाई बाइक का कंडीशन तो ठीक ही है, अच्छा खासा चलेगा भी, और आपको कोई भी यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो ये चीज़ सही रहेगी भाई। 5 साल चलेगी, 5 साल तो चली जाएगी, तो आपको अच्छा भी लगेगा भाई मैंने अच्छी चीज़ों को खरीदा था। तो अच्छे बिजनेस को खराब प्राइस पे खरीदोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ लोग और ये सोच रहे होंगे कि भाई कंपनी का ईपीएस जो है वो नेगेटिव में क्यों हो गया, ये जीरो आपको दिख रहा होगा, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, वो नेगेटिव में क्यों हो गया, तो समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी 1 रुपया भी अर्न कर नहीं रही है, जब अर्न कर ही नहीं रही है तो अर्निंग पर शेयर कहां से आएगा, आप समझ में आया। जब कंपनी 1 रुपया भी अर्न नहीं कर रही है, ऊपर से नेगेटिव है, वहां पर लॉस है, तो अर्निंग पर शेयर भी तो लॉस में जाएगा ना, सिंपल सा वर्ड है भाई। और ऊपर से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, आप जो इक्विटी खरीद रहे हो उस पर रिटर्न कहां से मिलेगा, जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, तो है कि नहीं है। कंपनी प्रॉफिट करेगी तब ना आपको रिटर्न देगा, इक्विटी पे, इक्विटी का मतलब शेयर पे। तो ये सारी चीजें में आपको अभी गिरावट देखने को मिला, कैश फ्लो में भी सारी चीजों में इसी वजह से गिरावट देखने को मिला। हालांकि कल के डेट में अगर कंपनी प्रॉफिट कर लेगी तो ये सारी चीजों आपको ऊपर होते हुए दिखाई दे देगा, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा सतर्क रहें, और जब सही टाइम आएगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि अगर आपको खराब लगा होगा कोई चीज वीडियो के अंदर, या हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिए, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।